अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम सुलेमान है और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के क्रैश कोर्स में आप सब लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूं। तो फ्रेंड, हमारे क्योंकि पेपर करीब हैं और पहला पेपर हमारा जो है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक क्रैश कोर्स में बना दूं जिसमें मैं आप लोगों के सारे लेक्चर जितने हमारे हुए हैं इस सेमेस्टर में वो सारे आप लोगों को कवर करा दूँ। और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो जो है बहुत लेंथी हो, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर मैं एक ही वीडियो में कवर करूँगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप लोग क्या करें कि इस चैनल के नीचे दिए गए बटन पे आप लोग ज़रूर क्लिक करें जिसके ऊपर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उसका आप लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे अपकमिंग पेपर्स हैं जैसे कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसमें मैं और वीडियोज़ भी बनाऊँगा, उसके ऊपर उनका भी क्रैश कोर्स बनाऊँगा और फुल प्रिपरेशन आप लोगों को कराऊँगा उसी में ही उन वीडियोज़ बना के, ताकि आप लोगों को उसके अपडेट्स मिलते रहे और मुझे थोड़ी मोटिवेशन हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरे सामने स्लाइड्स ओपन है और ये स्लाइड्स मेरे ख़ुद ने बनाई, क्योंकि जिनकी है उनसे ही मैंने ली है और यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को सिर्फ प्रिपरेशन करा दूँ, स्लाइड जिन मर्ज़ी हो जिसने मर्ज़ी बनाई हो। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा कंटेंट है इस पहले लेक्चर में वो ये है कि हमारे पास जो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि डिजिटल इमेज क्या है और इमेज प्रोसेसिंग होती क्या है। हिस्ट्री आप लोग खुद डिस्कस करेंगे, खुद रीड करेंगे, इसको मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा। और बस ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि आगे जो चीज़ें हैं वो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो है मैंने स्लाइड्स किसी और की उठाई हुई है। अच्छा, तो डिजिटल इमेज होता क्या है वैसे? एक्चुअली हमारे यहाँ जो हमारे पास जो होता है, जो एनालॉग इमेज होते हैं, उसको अगर हम किसी पिक्सल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जो कि कंप्यूटर में पिक्सल्स होते हैं, और अगर उसको मतलब उस एनालॉग इमेज को हम अगर पिक्सल में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या कहते हैं कि डिजिटल इमेज। ठीक है, तो ये हमारे पास डिजिटल इमेज के ऐसे हम डिफ़ाइन करते हैं, जबकि इन्होंने डिफ़ाइन किया कि डिजिटल इमेज इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल इमेज एज अ फाइनाइट सेट ऑफ डिजिटल वैल्यूज़। ठीक है, अब डिजिटल वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर है जो पिक्सल, जो कि यहाँ पर आप लोगों को नीचे डायग्राम में नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा, तो डिजिटल इमेज क्या होता है कि किसी भी एनालॉग इमेज को रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल, उसको हम कहते हैं डिजिटल इमेज। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जो हमारे पास इमेज थी इसको हमने पिक्सल में कन्वर्ट किया और ऐसे हमने उसको कलर स्कीमिंग करके उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इन द सेम में जैसे कि ये एक इमेज है, डिजिटल इमेज है, जब हमने इसको जूम किया तो आप लोगों को ये पिक्सल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब पिक्सल होता क्या है? पिक्सल हमारा जो एक इमेज का वो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है जिसमें कोई ना कोई कलर की वैल्यू होती है। अब कलर की वैल्यू कैसे होगी? इसमें कलर की वैल्यू इसमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी जो कि शेयर नहीं होगी। मीन्स कि अगर ब्लैक कलर है तो उसमें सिर्फ ब्लैक कलर का कोड बना होगा, मतलब उसका कोड होगा, ना कि उसमें थोड़ा सा सेचुरेशन होगी किसी और कोड गया, मतलब कि उसमें इन मिक्स हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो इमेजेस होते हैं वो 3-4 फॉर्मेट्स की होते हैं, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट इमेज या ग्रे स्केल इमेज होती है, और रेड ग्रीन ब्लू कलर मतलब कलर इमेजेस होते हैं, और इसके साथ एक और जो रेड ग्रीन ब्लू के साथ एक और कंपोनेंट यूज़ होता है वो अल्फ़ा चैनल होता है। ठीक है, तो हम इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होती क्या है? ठीक है, जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि डिजिटल इमेज हम उस इमेज को कहते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, तो अब उसी इमेज को जिसको हमने डिजिटल इमेज के मतलब उसके ऊपर कोई प्रोसेस करना है, किसी भी तरह का प्रोसेस, जैसे उसमें से नॉइज़ को रिमूव करना है उस इमेज में से, या उसमें कोई चीज़ ऐड करना है, जैसे कि एनहांसमेंट करना उसको। ठीक है, तो इन सब जो डिफरेंट प्रोसेसिंग होती है बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर, उसको हम कहते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी पिक्टोरियल नोटेशंस होती हैं, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ह्यूमन इंटरप्रिटेशंस के लिए हम उसको डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि साइन बोर्ड जो लगे होते हैं। ठीक है, अब वो जो साइन बोर्ड लगे होते हैं वो इसीलिए लगे होते हैं ताकि ह्यूमन इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ या कहीं भी दुनिया में सारे लोग एजुकेटेड नहीं होते, तो वो जो साइन बने होते हैं इससे वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर इस चीज़ का साइन, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि जो लोग व्हील चेयर पर जाते हैं तो उनके लिए वो साइन बोर्ड व्हील चेयर का बना होता है, या जैसे कि लेडर्स वगैरह बने होते हैं। ठीक है, उसका साइन बोर्ड लगे होते हैं। तो ये हमारे पास था पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव करने के लिए। उसके अलावा हम जो
किसी भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे कि हम वीडियोस शेयर करते हैं, फेसबुक तो हम सारे यूज़ करते हैं, फेसबुक पे वीडियो शेयर करते हैं या इमेजेस शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके ऊपर प्रोसेस करना या जैसे लाइव स्ट्रीमिंग करना, ठीक है, इसके लिए यूज़ हो सकता है। जैसे कि डाटा को स्टोर करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, तो इसके लिए भी हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग करते हैं वो 3 लेवल पे करते हैं, लो लेवल पे करते हैं, मिड लेवल पे करते हैं और हाई लेवल पे करते हैं। जो लो लेवल है उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते हैं कि एक इमेज की जो इनपुट इमेज होती है उसको हम क्या करते हैं, उसमें से नॉइज़ रिमूव करते हैं या इमेज को शार्प करते हैं। जो उससे नेक्स्ट लेवल है, जैसे कि मिड लेवल है, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इमेज होता है वो हमारे पास एज ए इनपुट यूज़ होता है और उसकी जो आउटपुट होती है वो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम इसमें क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन करना, हम एक एट्रीब्यूट उठा रहे हैं, उसमें से ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। सेगमेंटेशन करना, जैसे कि पार्ट्स में डिवाइड करना। अच्छा, अब इससे अगर हम हाई लेवल पे चले जाएं तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो इनपुट होता है वो एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कुछ है हमने वो देखा नहीं था, तो हम हाई लेवल पे जाके करते हैं, ठीक है। जैसे कि सीन अंडरस्टैंडिंग या ऑटोनोमस नेविगेशन वगैरह हम करते हैं। अच्छा, ये हिस्ट्री आ गई। तो ये तो थी फ्रेंड इसमें क्या नाम है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के हवाले से। जैसे कि एग्जांपल सामने आ गई, चलो अच्छा किया मैंने नीचे स्लाइड किया। जैसे कि इमेज एनहांसमेंट है। अब ये हमारे एक लेक्चर हो गया इमेज एनहांसमेंट के ऊपर। वैसे फ़िलहाल आप लोग ये डेमो के तौर पे देख लें। जैसे कि आप लोगों को ये एक्सरे इमेज नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसमें आपको रिब्स जो है ह्यूमन बॉडी के वो सही तरह नज़र नहीं आ रही क्लियरली। जब इस इमेज को इन्हांस किया तो उसमें यहाँ पर रिब इसीलिए ईजीली जो कि नज़र आ चुके हैं। इन द सेम में अगर यहाँ पर देखें इस इमेज के ऊपर, तो यहाँ पर भी हमें जो सैटेलाइट इमेज जो बनाया गया है वो इतना क्लियर नहीं है, जबकि इसको इन्हांस जब किया है तो वो क्लियरली नज़र आने शुरू हो गया। तो ये एक इमेज प्रोसेसिंग के एग्जांपल हैं। इसके अलावा जैसे कि टेलीस्कोप से के थ्रू हम इमेजेस बनाते हैं और आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ बैकग्राउंड ब्लू रखते हैं ताकि बाद में इन फ्यूचर जो चेंजिंग वगैरह करनी हो जाए या इफ़ेक्ट जो हमने शो करना हो, ठीक है, तो वो ब्लू कलर की वजह से अच्छा इफ़ेक्ट शो होता है। मेडिसिन वगैरह के अंदर यूज़, जैसे कि हमने एक्सरे के भी डिस्कस किया। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, या गेस कह दो, जो मर्ज़ी कह दो, उसमें यूज़ होते हैं, इमेज प्रोसेसिंग यूज़ होती है। अच्छा, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शंस में यूज़ होते हैं। पीसीबी जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वगैरह होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट होती है, ठीक है, जैसे कि कार्स वगैरह के अंदर दिखाए हुए यहाँ पर, और HCI, ठीक है ना, जैसे कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेसेस वगैरह, ठीक है ना, इनके अंदर यूज़ होते हैं, जिसमें फेस रिकग्निशन आ जाती हैं, जेस्चर मूवमेंट्स आ जाती हैं। अच्छा, हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास है वो की स्टेजेस है कि इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर जब कोई किसी भी डिजिटल इमेज के ऊपर जब कोई प्रोसेस करते हैं तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि हम अगर किसी इमेज के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, मकसद क्या है, हम उसके इमेज जो प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी प्रॉब्लम डोमेन, ठीक है। उसके बाद जब हमें प्रॉब्लम पता चल जाए तो हम उसके बाद इमेज को एक्वायर करते हैं, मतलब फेच करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस इमेज के ऊपर इन्हांसमेंट करते हैं। इन्हांसमेंट के बाद हम उस इमेज के जब इन्हांस करते हैं तो कुछ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती हैं जो कि ह्यूमन आई से मतलब नज़र नहीं आती उस ह्यूमन को, ठीक है। तो उसके बाद हम रिस्टोरेशन करते हैं। उसके बाद हम मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स कि इसको स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका। उसके बाद जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम सेगमेंटेशन करते हैं, उस इमेज को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन करते हैं और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन देते हैं। फिर हमारे पास जो 2 स्लाइडली इंक्लूडेड हैं जो कि इसमें की स्टेजेस में आती भी हैं और नहीं भी आती हैं, जैसे कि इमेज कंप्रेशन आ गई और कलर इमेज प्रोसेसिंग आ गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, फेस रिकग्निशन वगैरह में यूज़ होते हैं। और ओके, सो जिस तरह पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की इंट्रोडक्शन कर ली थी, तो अब इस वीडियो में हम क्या करते हैं कि इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं, जबकि जैसे मैंने कहा था कि ये वीडियो बहुत ही लेंथी होगी। अच्छा, क्योंकि इसमें कंप्लीट क्रैश कोर्स होगा, मैं अपने आप को ज़रा सेट करूँ। अच्छा, अब जो हमारा लेक्चर है वो है इमेज कंप्रेशन के हवाले से। तो सबसे पहले देखते हैं कि इमेज कंप्रेशन होती क्या है। अच्छा, इमेज कंप्रेशन एक्चुअली हमारे पास कोई इतनी बड़ी टेक्निक नहीं होती, जबकि सिर्फ हम क्या करते हैं कि किसी भी इमेज में से जो हमारा जो रिडंडेंट डाटा होता है
ठीक है? उसको रिमूव करते हैं और साथ में हम क्या करते हैं कि जो डाटा इर्रेलेवेंट होता है, जो हमारे काम का नहीं होता, उसको रिमूव करते हैं, ताकि हम इमेज को एफिशिएंटली आगे यूज़ कर सकें। अच्छा, अब हमारे पास जो इमेज कंप्रेशन है उसके 2 टेक्नीक यूज़ होते हैं, जिसमें एक लॉसी होता है और एक लॉसलेस होता है। जो लॉसी कंप्रेशन है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जब इमेज कंप्रेशन लगाते हैं एल्गोरिदम, तो उस टाइम हमारा जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, ठीक है? जैसे कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज़ हों या बहुत लो फ्रीक्वेंसीज़ हो जाएँ, ठीक है? अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इसके अलावा जो हमारे पास लॉसलेस है, अब लॉसलेस कंप्रेशन हमारे पास क्या होती है, जो कि हम इमेज कंप्रेस तो कर लेते हैं, लेकिन जब इमेज को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आते हैं, मीन्स कि इसको वापस डीकम्प्रेस करते हैं, तो हमारे पास जो इमेज होती है वो बिल्कुल सेम ओरिजिनल इमेज की तरह ही लगती है, कोई भी डाटा कोई भी फ्रिक्वेंसी इसमें से लूज़ नहीं होती, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास जो हमारा जो ये लेक्चर है वो मेनली फोकस है जेपेग कंप्रेशन के ऊपर। अब जेपेग है क्या? जेपेग हमारे पास एक्चुअली जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है, था बल्कि है नहीं, ठीक है? जिन्होंने ये कंप्रेशन बनाया था। अच्छा, अब उन्होंने जो काम किया था वो लॉसी कंप्रेशन के ऊपर काम किया था, उन्होंने लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिदम लगाया था, ठीक है? इमेज को कंप्रेस करने के लिए। अच्छा, अब उन्होंने क्या टेक्नीक क्या यूज़ की थी कि इमेज को कंप्रेस कैसे करनी है, ठीक है? उन्होंने क्या किया था कि सिंपली जो इमेज होता है, ठीक है? उसके अंदर मतलब उन्होंने ह्यूमन के आई के ऊपर सारी रिसर्च की थी पहले, कि ह्यूमन के आई की वर्किंग कैसे करती है। अच्छा, अब ह्यूमन आई जो है वो एक्चुअली बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज़ जो होती हैं, मतलब कि बहुत ही हाई लेवल पे जो ह्यूमन की नज़रों में से नहीं आती, तो ह्यूमन उसको नहीं देख सकता ईज़िली। तो उन्होंने क्या किया कि उस फ्रीक्वेंसीज़ को रिमूव कर दी थी इमेज में से, ठीक? तो अब इस तरह क्या हुआ कि बहुत सारा जो डाटा था, हालाँकि बेशक वो ह्यूमन को नज़र नहीं आता था, लेकिन डाटा तो लूज़ हो गया, तो इसलिए वो लॉसी कंप्रेशन में चला गया था, ठीक है? अच्छा, हालाँकि जेपेग कंप्रेशन की वजह से हमारे पास विजुअली अगर हम वैसे ही नेकेड आई से देख लें, तो जो इमेज है वो ओरिजिनल इमेज की तरह ही लगता है, लेकिन बाय कंप्यूटर विज़न अगर देखें तो उसमें से काफ़ी डाटा लूज़ हो चुका होता है। अच्छा, अब जेपेग को क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि जैसे मैंने पहले बता दिया था कि ह्यूमन आई को, मतलब ह्यूमन जो है वो हाई फ्रीक्वेंसीज़ को नहीं देख सकता, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि ईज़िली जो इमेज होती है वो उसकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती, और इमेज जो है मतलब कि बहुत सारी जगह पे यूज़ भी हो सकती है, जैसे कि वेब इमेजेस वेब के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है? ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह, लाइव स्ट्रीमिंग, वहाँ पर भी जेपेग कंप्रेशन ही तकरीबन यूज़ होती है। अच्छा, इसके अलावा अब जेपेग जो स्कीमेटिक डायग्राम है, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर में ये आएगी नहीं। जबकि आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो नेक्स्ट जो एल्गोरिदम है, इसको आप लोगों ने बेशक हेडिंग रट लें जो मर्ज़ी करें, लेकिन हेडिंग लाज़मी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अब जेपेग ने किस तरह कंप्रेशन की, ठीक है? कंप्रेशन मतलब उसने एल्गोरिदम कैसे इम्प्लीमेंट किया? जेपेग ने क्या किया कि सबसे पहले इमेज को 8x8 पिक्सल में कन्वर्ट किया, ठीक है? डिवाइड किया, 8x8 पिक्सल के पोर्शन बनाए। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया कि कलर स्पेसिंग की, मतलब कि कलर कन्वर्टिंग की, जैसे कि आरजीबी से वाईसीबी-सीआर में कन्वर्ट किए। अब वाईसीबी-सीआर क्या है? एक्चुअली ये भी एक तरह के कलर ही हैं, जो कि इतना ख़ास हम इसको देखेंगे नहीं। अच्छा, उसके बाद डीसीटी है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन की। तो उन्होंने क्या किया कि हर इमेज के अंदर अलग-अलग जो मतलब उसका जो वेव बनी थी उसको डिस्क्रीट किया, डिवाइड किया, ठीक है ना? यूजिंग कोसाइन फंक्शन। अच्छा, जो कि यहाँ पर लिखा है जैसे कि 8x8 ब्लॉक में, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद जब उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि स्प्लिटिंग मतलब 8x8 पिक्सल में, उसके बाद कलर स्कीमिंग कन्वर्ट किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्वांटाइजेशन यूज़ की, ठीक? अब क्वांटाइजेशन क्या थी? क्वांटाइजेशन एक्चुअली कोई इतना ख़ास वो नहीं था, सिर्फ इन्होंने क्या किया कि जो डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन से जो इमेज बनी थी, ठीक है? वो क्योंकि डिस्क्रीट के सेपरेट पोर्शन थे, उसको एक नए मैट्रिक्स से, जैसे कि क्रोमिनेंस क्वांटाइजेशन होती है और लुमिनेंस होती है, ठीक है? जो क्रोमिनेंस थी उसके साथ क्या किया था कि उससे मल्टीप्लाई करके एक नई इमेज बना देते हैं, ठीक है? नई इमेज बना दें, ठीक है? अच्छा, अब क्वांटाइजेशन क्यों यूज़ की, हम आगे लेक्चर्स में इसको देखते हैं कि क्वांटाइजेशन इन्होंने यूज़ ही क्यों की, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो थी सीरियलाइजेशन। अब सीरियलाइजेशन में क्या किया उन्होंने, ज़िग-ज़ैग कंसेप्ट यूज़ किया। अब ज़िग-ज़ैग के थ्रू क्या किया, क्योंकि अच्छा क्वांटिटेशन ये भी बता दूँ। अब जब हम डीसीटी करते हैं तो उसमें हमारे पास काफ़ी सारी जो डाटा होता है जो अनरिक्वायर्ड होता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसीज़ रहती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है?
अब क्वांटाइजेशन जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटाइजेशन मैट्रिक्स से, तो उससे क्या होता है, हमारे पास जो आउटपुट आती है उसमें काफ़ी बहुत सारे ज़ीरोज़ आ जाते हैं, मतलब कि जो नेग्लेक्ट कर चुके रहते हैं, जो हमने रिमूव कर दिया होता है। अब सीरियलाइजेशन मतलब जो ज़िगज़ैग हम टेक्निक यूज़ करते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, ज़िगज़ैग या आरएलडी टेक्निक, आरएलडी एक रन लेंथ एन्कोडिंग टेक्निक है। उसके थ्रू क्या होता है कि हम एक मैट्रिक्स के अंदर ज़िगज़ैग मूव करते हैं, जिसमें से हमारे पास जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक साइड पे करते हैं, बाकी इमेज का डेटा होता है वो दूसरी साइड पे करते हैं। मीन्स की रिडंडेंसी को क्या करते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, एक तरह के एक पोर्शन में भेज देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो थी हफमैन कोडिंग थी, जो कि ये बाकी जो वेक्टरिंग है ये सारा कुछ ये इन्होंने वैसे एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, ठीक है। हफमैन कोडिंग हम यूज़ करते थे। अच्छा, अब ये देखो इन्होंने क्या किया कि स्प्लिट किया 8x8 पिक्सल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या किया कि YCBCR मतलब RGB को YCBCBR में कन्वर्ट कर दिया, जो कि Y हमारे पास ब्राइटनेस था और सी भी हमारे पास कलर ब्लूनेस था और सी आज हमारे पास था कलर रेडनेस था, ठीक है, मतलब रेड कलर और ब्लू कलर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास थी इसकी कलर कन्वर्जन थी। अब देखें आप उनको समझ आ गई होगी कि YCBCR क्या थे। अच्छा, उसके बाद जो थी डाउन सैम्पलिंग। अच्छा, ये बहुत ही एक ऑप्शनल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। डाउन सैम्पलिंग क्या होती है कि हम अगर हम देखें कि किसी भी इमेज के अंदर कोई पिक्सल मीन्स के डाटा है वो हम मतलब जिसकी वजह से हमारी फ्रिक्वेंसीज हाई हो रही हैं, हम क्या करते हैं कि उस पूरी मतलब कि सपोज़ पूरे क्या है, सपोज़ 3 पिक्सल्स हैं, अब 3 पिक्सल में सेम डाटा आ रहा है, ठीक है। तो हाँ, सेम डाटा नहीं बल्कि डिफरेंट है, इतना डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि उन तीनों को ऐड करके उन तीनों का हम क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं। उस मीन को फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ पर उन तीनों की जगह पर यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम एल्गोरिथम लगाते हैं कि जहाँ पर भी मतलब कि सपोज़ अगर 121, 122, 123 है, तो इसके अलावा उस पूरे इमेज में जहाँ पर भी 121, 122, 123 होगा उसकी जगह वो जो भी एवरेज बना होगा, सपोज़ 120 बना है तो वो 120 यूज़ होगा, ठीक है। उस वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे, तो उसको डाउन सैम्पलिंग कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फॉरवर्ड डिसिटी, जैसे कि मैंने बताया था डिसिटी क्या था, डिसिटी के अंदर में क्या किया था, डिस्क्रीट कर दिया था, डिवाइड कर दिया था सेपरेट पोर्शन में। अब डिसिटी क्यों यूज़ किया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ह्यूमन विजन इज इंटेंस इनसेंसिटिव ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है कि जब ह्यूमन विजन जो है, जो ह्यूमन है वो हाई फ्रिक्वेंसीज को नहीं देख सकते। जैसे कि मैंने कहा था शुरू में कि हाई फ्रिक्वेंसीज को हमने क्या किया था, उसमें से डिटेक्ट कर लेते हैं कि ताकि डिस्क्रीट पोर्शन में डिवाइड कर लें, ताकि जब हमें पता चलता है कि ये फ्रिक्वेंसी इस लिमिट से बाहर जा रही है तो हम उसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं। तो उसको हमने क्या किया कि फार्मूला यूज़ करके उसको जीरो की तरफ कन्वर्ट कर दिया था। अच्छा, हम इसको इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये पेपर में आएगी नहीं, अगर आएगा तो सिर्फ ये हेडिंग वगैरह जो नाम दिए हुए आएगा। अच्छा, अब देखें क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन क्या होता है कि जब मैंने कहा था कि जैसे कि लिखा हुआ है ह्यूमन आर अनेबल टू सी एस्पेक्ट्स ऑफ इमेज एनिमीज दैट आर एट रियली हाई फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। जो हाई फ्रिक्वेंसी जैसे कि डिस्क्रीट परसेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, उसको डिटेक्ट कर लिया था। अब क्वांटाइजेशन के थ्रू क्या करते हैं, उन फ्रिक्वेंसीज को रिमूव करते हैं, हटा देते हैं, रिडंडेंट वैल्यूज़ को रिमूव करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि रिडंडेंसी होगी कुछ हाई फ्रिक्वेंसीज की कुछ नहीं होगी, तो जो भी रिडंडेंट डाटा होगा या हाई फ्रिक्वेंसीज होंगे इसको हम क्वांटाइजेशन मैट्रिक्स के थ्रू या क्वांटाइजेशन के थ्रू रिमूव कर देते हैं, ठीक। अब क्वांटाइजेशन जैसे मैंने पहले ही कहा था कि क्योंकि हम रिडंडेंट डाटा को रिमूव करने के लिए करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर जैसे कि ये मैट्रिक्स हैं, लुमिनस क्वांटाइजेशन और क्रोमिनस क्वांटाइजेशन टेबल, हम क्या करते हैं कि उसी डिजिटी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। जो कि ये अगर आप लोग इस थर्ड साइड पे देख लें ये वाला, ठीक है, जो कि डिसिटी कोएफिशिएंट थे और यहाँ से हमारे पास क्वांटाइजेशन टेबल था जो मल्टीप्लाई होकर एक नया फॉर्म बन चुका है। जैसे कि मैंने कहा था कि इससे हमारे पास जो आंसर बनता है उसके अंदर बहुत सारे जीरोज आ जाते हैं। अब इन जीरोज को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया था, ज़िगज़ैग स्कैनिंग की थी, ठीक है। जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पास जीरोज होंगे उन सबको इस टेक्निक के थ्रू हम एक साइड पे सेपरेट कर लेंगे। जैसे कि ये कहा है कि क्यों ज़िगज़ैग, टू ग्रुप लो फ्रिक्वेंसी कोएफिशिएंट एट द टॉप ऑफ द वेक्टर एंड हाई फ्रिक्वेंसी कोएफिशिएंट एट द बॉटम, ठीक है। एक ये वजह भी थी कि हम क्या कर सकते हैं कि लो फ्रिक्वेंसीज को टॉप पे रख देते हैं और हाई फ्रिक्वेंसीज को बॉटम में रख देते हैं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द प्रेजेंस ऑफ लार्जर नंबर ऑफ जीरोस इन क्वांटाइज्ड मैट्रिक्स ज़िगज़ैग इज अ मैट्रिक्स यूज, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम ज़िगज़ैग को यूज़ ही क्यों करते हैं, ज़िगज़ैग को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं वो अलग मतलब आइडेंटिफाई हो जाएं और हाई फ्रिक्वेंसीज भी आइडेंटिफाई हो जाएं जो कि इमेज के रिक्वायर्ड के मुताबिक होंगे। अच्छा, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा,
उसके बाद हमारे पास वेक्टरिंग, इसको छोड़ दें। अर्ली, अच्छा, रन लेंथ इनकोडिंग। अब रन लेंथ इनकोडिंग क्या थी, उन्होंने ये कहा था कि जो भी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हों, ठीक है, बजाय इसके कि उसको उन सब वैल्यूज़ को हर एक पिक्सल में लिख दो, तो इस तरह करो कि उन सबको एक साइड पे करके मतलब एक दफ़ा यूज़ कर दो और जितने टाइम वो रिपीट हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास रन लेंथ इनकोडिंग था। उसके बाद हाफमैन कोडिंग था। हाफमैन कोडिंग, अच्छा, अब ये रन लेंथ और हाफमैन दोनों हमारे पास एल्गोरिदम है सेपरेट, ठीक है ना। हाफमैन कोडिंग में क्या था, हाफमैन एक साइंटिस्ट था जिसने ये बनाया था, जो कि अपने टीचर से ज़्यादा एक्सपर्ट था। अच्छा, उसने क्या किया था कि उसने कहा था कि जितनी भी हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं उसको हायर बिट असाइन कर, सॉरी, लोअर बिट असाइन कर दो। मींस के जो फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा रिपीट हुई हो, ठीक है, उसको लोएस्ट बिट असाइन कर दो, जैसे कि 0 या 1, ठीक है। और जो जो फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है उसको हायर बिट असाइन करते जाओ। तो एक मतलब एक ट्री हम शेप बना सकते हैं इसका, ताकि हम क्या कर सकें कि उस ट्री शेप के बेस पे हम उससे बाइनरी में कन्वर्ट कर दें और उस बाइनरी को दोबारा जब डी कोड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर बाइनरी बिट के पीछे उसका एक कोड छुपा होगा, जो कि उसका कलर स्कीम का कोड होगा, जो भी कोड होगा वो छुपा होगा। तो जब उस बाइनरी बिट को डी कोड करेंगे तो वापस वो ओरिजिनल शेप में ही आ जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी डाटा जो हमारा होगा वो बच जाता है, वो लूज़ नहीं होता। तो हमारे पास हाफ मैन कोडिंग थी। अब यहाँ पर हाफ मैन क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि significant level of compression can be obtained by replacing long string of binary digit जैसे कि मैंने कहा कि हम क्या करते हैं कि बहुत सारा एक लॉन्गेस्ट बिट को हम क्या करते हैं लोएस्ट बिट असाइन कर देते हैं, जो कि बाद में डी कोड भी हो सकता है इजीली। कैसे कर सकते हैं, ये देखो नीचे लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ ईच कोड वर्ड इज अ फंक्शन ऑफ इट्स अल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, ठीक है, जो कि अल्टरनेटिव मतलब कि बार बार जो वैल्यू रिपीट हुई है उसको क्या कर दो, लोएस्ट बिट असाइन कर दो। तो ये वो वाली बात है। ये देखो जिस तरह की हाफमैन कोडिंग हुई है, ठीक है, डीसीटी के ऊपर। कहाँ गया माउस मेरा अच्छा, जैसे कि ये साइज है, देखो 0 जो है उसको लोएस्ट बिट असाइन किया है, उसके बाद जो ये मतलब जो भी वैल्यूज आएगी रिपीट हो रही है। अच्छा, इसका मैं आप लोगों को पेज के ऊपर करके दिखाऊंगा, और जो कि अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो एक अलग वीडियो होगी। अच्छा, ये रहे हमारे पास हाफमैन कोडिंग, ठीक है। अब जो बिट जितनी ज़्यादा रिपीट हुई हैं, जैसे कि ये 11 टाइम, सपोज अगर 11 है, इसको क्या किया, डी कोड करके उसकी उसका लेंथ जो था, कोड लेंथ वो 9 था, उसको मतलब बाइनरी बिट में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हाफमैन कोडिंग एग्जांपल ये हम उस पर देखेंगे पेज के ऊपर, ये सारी चीज़ें हम आगे। ओके, सो जिस तरह हमारा प्रीवियस लेक्चर हो गया था हाफमैन कोडिंग के हवाले से और अर्ली लेंथ के हवाले से, जो कि बहुत ही शॉर्ट सा लेक्चर था। तो अब हम क्या करते हैं कि हम फ़िल्टर की तरफ आ गए कि फ़िल्टर होते क्या हैं, जो कि हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर है इस फाइनल पेपर के लिए। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं फ़िल्टर्स को। ओह वाओ मैन, फ़िल्टर्स। ओके, अब हमारे पास इमेजेस, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इमेज होता क्या है। इमेज एक्चुअली हमारे पास कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं होती, जबकि एक 2D सिग्नल ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास देखें, ये एक इमेज है जो कि हमारे पास सैंपल बना हुआ था इसको हमने डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमने क्या किया, बिल्कुल सेपरेट पोर्शन में डिवाइड किया। उसके बाद हमने इसके ऊपर क्वांटाइजेशन लगा के अलग अलग फ्रिक्वेंसी को आइडेंटिफाई किया है। अच्छा, ये वैसे रिज़ल्ट है फ़िल्टर्स के। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो अलग अलग कलर शो कर रहे हैं, ये हमारे पास एक पिक्सल है जो कि एक रिपीटेशन हो रही है हमारे पिछले लेक्चर्स के। अच्छा, अब हमारे पास जो एक्चुअली जो हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं, वजह क्या है, ठीक है। इसकी 2-3 वजूहात है। सबसे पहले कि हम इमेज को इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी वजह है कि हम इमेज में से नॉइज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो मेजर ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम जो इमेज एनहांसमेंट में यूज़ करते हैं। अब जो हमारी जो लेक्चर है एक्चुअली ये है इमेज एनहांसमेंट के हवाले से, ठीक है। जो कि हम जो इमेज को हम एनहांस करेंगे वो यूज़ करेंगे स्पेशल डोमेन को, फ्रिक्वेंसी डोमेन को इससे नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारा क्या कहते हैं कि फाइनल में इंक्लूड नहीं है। जो चीज़ इंक्लूड नहीं है तो उसमें टाइम क्यों वेस्ट करें। अच्छा,
अब स्पेशल फ़िल्टरिंग है क्या, मतलब स्पेशल डोमेन क्या है? स्पेशल डोमेन एक्चुअली हमारे पास जो कि नेबरहुड या पिक्सेल बाय पिक्सेल के ऊपर वर्क करता है, ठीक है? जो क्या करता है कि एक पिक्सेल के साथ दूसरे पिक्सेल, तीसरे पिक्सेल, मीन्स कि पिक्सेल बाय पिक्सेल जो प्रोसेसिंग होती है या जो फ़िल्टरिंग होती है, इसको कहते हैं कि स्पेशल फ़िल्टरिंग, ठीक है? उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफ़ॉर्म करें। अच्छा, अब नेबरहुड जैसे कि ये डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास सपोज़ एक ओरिजिन इमेज है, ठीक है? और इसका ये ओरिजिन है जिसके ऊपर हम लोगों ने फ़िल्टर लगाया हुआ है 3x3 का। और अब ये जो फ़िल्टर है, ठीक है? ये क्या करेगा कि एक पिक्सेल के अगेंस्ट नेक्स्ट मूव करता जाएगा, ठीक है? इसके नेबर के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है नेबरहुड एक्चुअली जो हम करते हैं। अब सपोज़ एक इमेज है जिसके अंदर बहुत सारा नॉइज़ है, सपोज़ उसको हमने रिमूव करना है, तो हम उस नॉइज़ को कैसे रिमूव करेंगे कि जैसे कि हमारे पास ये जो एजेस हैं, जैसे कि ये एज है, ये वाला एज है, ये वाला एज है और ये वाला एज है, ठीक है? हम क्या करेंगे कि इन सब एजेस को ऐड करेंगे, ठीक है? और इनका मीन निकालेंगे, एवरेज जिसको हम कहते हैं, सॉरी, एवरेज, ठीक है ना? हम क्या करेंगे कि उस एवरेज को जो भी आंसर आएगा, ठीक हो गया? कहाँ गया माउस? उस एवरेज का जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे सेंटर पॉइंट के ऊपर। तो ये तो हमारे पास था फोर नेबरहुड के था। हम 8 भी यूज़ कर सकते हैं, 16 भी यूज़ कर सकते हैं, जो मर्ज़ी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई इतना वो नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास जो यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है, जैसे कि लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ नेबरहुड इज़ आल्सो कॉल्ड एज फ़िल्टर, ठीक है? जो हम लोगों ने प्रीवियस में ये नेबरहुड यूज़ किया, जो टेक्निक यूज़ की है, एक्चुअली हम इस 3x3 को हम या 5x5 को फ़िल्टर कह सकते हैं, कर्नल कह सकते हैं, टेम्पलेट कह सकते हैं, विंडो कह सकते हैं, फ़िल्टर मास्क कह सकते हैं या सिंपल मास्क कह सकते हैं, मतलब डिफरेंट नाम है जो कि हम कंप्यूटर लैब में कर चुके हैं इसी सेमेस्टर के दौरान। अच्छा, अब जो इमेज साइज़ हो, सपोज़ अगर इमेज साइज़ हमारे पास कैपिटल एम स्टेरिक एन है, सपोज़ मतलब कि ओवरऑल जो कंप्लीट इमेज है उसका साइज़ है सपोज़ 1080x720 है, ठीक है? तो अब फ़िल्टर मास्क क्या होगा, उसके बिल्कुल साइज़ मतलब कि हम स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें जो हमारे पास एम होगा वो 2 इंटू ए प्लस 1 और जो एन होगा वो 2 इंटू बी प्लस 1। अब ए बी के हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव नहीं। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम सिंपल ए बी की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा जो कि 3x3 फ़िल्टर बन जाएगा। इसी तरह अगर हम यूज़ करें कि सपोज़ 2 यूज़ करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 प्लस 1 5 और ये 5, इसका मतलब 5x5 हो जाएगा, तो हमारे पास 5x5 फ़िल्टर का बन जाएगा। इन सेम में अगर हम जो हम ए बी की वैल्यूज़ बढ़ते जाएंगे उस तरह का हमारे पास फ़िल्टर बनेगा। अब आप लोगों को समझ आएगा कि फ़िल्टर बनता कैसे है एक्चुअली, ठीक है? अच्छा, अब सपोज़ हमारे पास ये कोई इमेज है, ठीक है, जिसका हमने एक फ़िल्टर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो एक्चुअली अभी फ़िल्टर हमारे पास जैसे कि यहाँ पर इसको ज़ूम करके दिखाया हुआ है कि इसके फ़िल्टर की वैल्यूज़ ये हैं। अब ये फ़िल्टर कैसे वर्क करेगा, ठीक है? हर फ़िल्टर का अपना डिफरेंट वे होता है, लेकिन जनरल वे जो होता है वो क्या होता है कि फ़िल्टर जो है वो इमेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है? मल्टीप्लाई होने के बाद जितना फ़िल्टर की मतलब कि ये जो पिक्सल होते हैं, जैसे कि 3x3 है तो उसमें कितने होंगे 9 पिक्सल होंगे, ठीक है? तो उसको हम क्या करते हैं कि 9 से फिर उस वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं उसके सम को, और जो भी आंसर आता है उसको हम सेंटर पॉइंट पे यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो फ़िल्टर होता है वो हमेशा सेंटर पॉइंट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, ना कि किसी और पॉइंट के ऊपर, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास फ़िल्टर 2 तरह के होते हैं, एक लीनियर फ़िल्टर होते हैं, एक नॉन लीनियर फ़िल्टर होते हैं, ठीक है? अब लीनियर फ़िल्टर क्या होते हैं? लीनियर फ़िल्टर वो फ़िल्टर जब हम किसी भी पिक्सेल की वैल्यू को जब इमेज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है? तो उसकी जो आउटपुट मतलब जो उसका सम होगा वो उसके आउटपुट के बराबर हो, ठीक हो गया? उसको हम कहेंगे लीनियर फ़िल्टर, ठीक है? उस इमेज के आउटपुट के बराबर हो, मतलब उसके ओवरऑल सम के बराबर हो जाए, ठीक है? नॉन लीनियर क्या होंगे, जो इसका इन्वर्स होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लीनियर फ़िल्टर यूज़ होते हैं वो 2 लीनियर फ़िल्टर हैं, वो इसमें से एक है कोरिलेशन, दूसरा है कन्वोल्यूशन। कोरिलेशन और कन्वोल्यूशन होते क्या हैं? कोरिलेशन जो कि हमारे पास एक समझ लें एक एरे एक फ़िल्टर होता है जो कि एरे जिस तरह हमने पीछे यूज़ किया उसी तरह का, लेकिन ये करता क्या है? एक्चुअली कोरिलेशन हमारे पास जो भी इमेज मीन्स कि ऐसा इमेज हो जिसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट का कलर और बैकग्राउंड का कलर सेम हो, या सपोज़ एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट का कलर सेम हो जाए और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें से ऑब्जेक्ट सही तरह आइडेंटिफाई ना हो रहा हो, तो कोरिलेशन क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। वो किस तरह? वो बिल्कुल पिक्सल बाय पिक्सल मूव करके। अच्छा,
अब कन्वोल्यूशन बिल्कुल सेम कोरिलेशन ही है, लेकिन जब हम कोरिलेशन फ़िल्टर को 2 दफ़ा फ्लिप करें, जैसे कि हॉरिज़ॉन्टल फ्लिप करें फिर वर्टिकल, या पहले वर्टिकल करें फिर हॉरिज़ॉन्टल करें, लेकिन 2 दफ़ा फ्लिप करें, तो उसका जो मतलब जो नया फ़िल्टर बनेगा उसको कहते हैं कन्वोल्यूशन। बाकी वर्किंग दोनों की ही सेम है। अच्छा, ओके, सो ये हमारे पास एक गॉसियन फ़िल्टर है जो कि हम लोगों ने यूज़ किया है स्मूथिंग के लिए। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जब हमने फर्स्ट टाइम इसको गॉसियन फ़िल्टर को इम्प्लीमेंट किया तो हमारे पास ऐसे मतलब फ़िल्टर की आउटपुट ये है। जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ऐसे होगा, सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ऐसे होगा। अच्छा, डेरिवेटिव एक्चुअली हम क्यों लेते हैं? डेरिवेटिव हमारे पास जो होता है वो इमेज को शार्प करने के लिए होता है। ओके, सो मैं वेट कर रहा था अज़ान का, तो चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब देखो, जिस तरह मैंने कहा था कि हमारे पास जो स्पेशल फ़िल्टर है इसके अंदर दो हमारे पास जो लीनियर फ़िल्टर थे वो हमने डिस्कस किए। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो स्मूथिंग फ़िल्टर्स हैं और शार्पनिंग फ़िल्टर्स हैं, ठीक है? अब स्मूथिंग फ़िल्टर को अक्सर हम लो पास फ़िल्टर कहते हैं, शार्पनिंग फ़िल्टर को हम हमेशा हाई पास फ़िल्टर कहते हैं। अब लो पास क्या होते हैं, हाई पास क्या होते हैं, ठीक है? लो पास हमारे पास ऐसे फ़िल्टर कहते हैं जो मतलब कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम देख लें, जैसे कि ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ठीक है? तो इसमें से जो सेंट्रल पॉइंट में से जो नीचे की तरफ जो फ्रीक्वेंसी जा रही है, जो कि मतलब एक तरह का अगर देखा जाए तो नॉइज़ जनरेट कर रही है। वैसे है नहीं, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, ये है नहीं, मैं वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सपोज़ हमारे पास ये नॉइज़ है, तो लो पास फ़िल्टर क्या करेगा कि इस जो नॉइज़ को है उसको रिमूव कर देगा और इमेज को बेहतर बना देगा। अच्छा, अब स्मूथिंग फ़िल्टर एक्चुअली क्या करते हैं, ठीक है? स्मूथिंग फ़िल्टर एक्चुअली हमारे पास जो है किसी भी इमेज को ब्लर करने के लिए, उसमें से नॉइज़ रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? ये बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मैंने ऊपर जो नेबरहुड का कंसेप्ट समझाया था, ये बिल्कुल वैसे ही नेबरहुड पे ही काम करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो स्मूथिंग फ़िल्टर है वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। स्टैंडर्ड एवरेज होता है, वेटेड होता है और मीडियन होता है। स्टैंडर्ड एवरेज क्या होता है? स्टैंडर्ड एवरेज अच्छा, एक चीज़ मुझे इन फ़िल्टर से याद है, जो स्मूथिंग फ़िल्टर है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, या उसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा पॉजिटिव यूज़ होंगी, तो वो स्मूथिंग फ़िल्टर होगा, ठीक है? जो भी फ़िल्टर जिसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो, वो स्मूथिंग फ़िल्टर कभी नहीं हो सकता। या तो वो एज के तौर पे यूज़ होगा जिसके अंदर वैल्यूज़ नेगेटिव हो, या फिर किसी और पर्पज़ के लिए। तो ये पॉइंट ज़हन में ज़रा रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। अच्छा, अब ये स्मूथिंग फ़िल्टर है, जैसे कि यहाँ पर ये 2 फ़िल्टर लगे हुए हैं, एक हमारे पास है स्टैंडर्ड, एक हमारे पास है वेटेड। स्टैंडर्ड और वेटेड तकरीबन सेम है, लेकिन वेटेड में सिर्फ सेंट्रल वैल्यू चेंज की है और जो एजेस वैल्यू है वो चेंज की हुई है, ठीक है? बाकी फ़िल्टर जैसे बताया था मैंने कि मल्टीप्लिकेशन होके आपस मतलब मल्टीप्लाई होके काम करते हैं। अच्छा, और जो इसका इफ़ेक्ट होता है वो सेंट्रल वैल्यू के ऊपर ही होता है। ये देखें, जिस तरह के यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि माउस मेरा कहीं गायब हो गया। चलो, जैसे कि ये स्टैंडर्ड फ़िल्टर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, स्टैंडर्ड एवरेज फ़िल्टर में सब वैल्यूज़ को क्या किया आपस में, सबसे पहले इस फ़िल्टर को उससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वैल्यूज़ 1 है हमारे पास फ़िल्टर की, तो वो सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। और आप लोगों को ये हाईलाइटेड नज़र आ रहा होगा, जैसे कि ये है, ठीक है? ये हमारे पास इसके ऊपर जो हमने फ़िल्टर लगाया वो इतने पोर्शन पे आ जाएगा और मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये वैल्यूज़ दे देगा। उन सबको हमने ऐड करके 9 से डिवाइड किया, ठीक है? तो हमारे पास ये वैल्यू है, तो अब ये जो है 98, ये इस 94 की जगह पर यूज़ होगी, ठीक है? और इसी तरह से वेटेड एवरेज फ़िल्टर है, सेम ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है? 1 जब मल्टीप्लाई हुआ 110 से, तो वैसे ही 110 आ गया, और जब 2 मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो हमारे पास 120 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। तो इसी तरह से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो बिल्कुल इस वैल्यू की जगह यूज़ हो जाएगा। अब जो हमारे पास जो है जो हम फ़िल्टर का साइज़ बढ़ाते हैं, मीन्स कि जैसे हमने 3x3 फ़िल्टर यूज़ किया, 5x5 यूज़ किया, 7x7 या इससे मज़ीद हम बढ़ाते हैं, ठीक है? तो जो हम फ़िल्टर का साइज़ बढ़ाते रहते हैं उसी तरह से हमारे पास जो इसका इफ़ेक्ट है, स्मूथिंग इफ़ेक्ट जो है वो उसी तरह से बढ़ता जाता है, ठीक है? अच्छा, अब जो हमारे पास है जो मीडियन फ़िल्टर है जो कि नॉन लीनियर है, एक बड़ी अजीब बात है, नॉन लीनियर भी है और स्मूथिंग फ़िल्टर भी है। अच्छा, अब मीडियन फ़िल्टर क्या करता है कि ये सिंपल जो हमारे पास जो पोर्शन हमने सेलेक्ट किया होता है, जैसे कि 3x3 सपोज़ हमारे पास फ़िल्टर है ये वाला, ठीक है? वो इन सब वैल्यूज़ को क्या करता है, सबसे पहले एरे में कन्वर्ट कर देता है, उस एरे को फिर वो ऑर्डर करता है, मीन्स कि असेंडिंग ऑर्डर में असाइन कर रहा है, जैसे कि ये है, ठीक है? अब 90 को पहले लिखा है, उसके बाद दोबारा 90 है, इसको दोबारा लिख दिया, फिर 91, 90 मतलब जो भी इसके आगे वैल्यूज़ हैं, उन सब क्या किया, अरेंज कर दिए एक ही लाइन में, और उसमें से फिर क्या किया कि हर एक पोर्शन, जैसे कि इस एंड में से ये डिस्कार्ड कर दिया 90, इस पोर्शन में से 120,
फिर इसमें से फिर से 90, फिर यहाँ से 110। इस तरह करते करते जो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू आएगी, जो सेंट्रल पॉइंट होगा, उसको जैसे कि 95 है वो यहाँ पर आगे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे 94 के थ्रू। अच्छा, अब जो मिडिल फिल्टर है ये हमारे पास जो साल्ट एंड वेपर नॉइज़ है उसको बेहतर तरीके से रिमूव करता है बजाय के एवरेज फिल्टर्स के, ठीक है। अच्छा, अब शार्पिंग फिल्टर, जैसे कि इसका दूसरा नाम मैंने पहले बता चुका हूँ, हाई पास फिल्टर कहते हैं। हाई पास फिल्टर मीन्स कि जो फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई हो, मतलब जो एक एवरेज से निकल जाए, मतलब कि जो समझ लेके नॉइज़ की तरफ चली जाए, ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम हाई पास फिल्टर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब शार्पिंग फिल्टर एक्चुअली करते क्या है कि इमेज को एनहांस करते हैं और उसमें से ब्लरनेस को रिमूव करते हैं। अच्छा, अब जो हमेशा जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, जितने भी शार्पिंग फिल्टर होते हैं उसके अंदर हमेशा डेरिवेटिव ही लिया जाता है, जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब इसमें जैसे कि ये एक फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है, शार्पिंग फ़िल्टर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि देखिए आपको फ़िल्टर की वैल्यूज़ नज़र आ रही है, -1, -1, -1, -1 और सेंटर में 4 यूज़ किया। मैंने क्या कहा था कि जो हमारे पास फ़िल्टर की वैल्यू जब भी हम पॉजिटिव रखेंगे तो वो हमेशा हमें स्मूथिंग इफ़ेक्ट शो करेगा, जबकि वैल्यू हम नेगेटिव रखेंगे या तो वो एज में शो होगा या फिर जैसे कि शार्पिंग के लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब देखें जैसे इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई किया है, सेम वैसे ही जैसे कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, जबकि बाकी जो कुछ ज़ीरोज़ हैं वो ज़ीरो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, और जो 4 मल्टीप्लाई होगा वो सेंटर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी माइनस होकर हमारे पास -14 आ जाएंगे, जो कि इस जगह पर हमने फिट कर देना है। अच्छा, जिसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक शार्प इमेज बन जाएगा। अच्छा, अब हम एक्चुअली शार्प इमेज बनाते कैसे, ठीक है। हम किसी मतलब फ़िल्टर इमेज कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव पहले हम देख लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में सिंपल वैसे ही किया है कि फर्स्ट जिस तरह हमने कहा एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई किया इस फ़िल्टर को इससे, तो दोबारा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसी से, जो हमारे पास आंसर आएगा वो सेकंड डेरिवेटिव ही कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, अच्छा जी, अब सपोज़ हम लोगों ने अगर उसको फ़िल्टर बनाना हो, जैसे कि हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया, हमने अगर शार्प बना दिया, मतलब हमने इसको क्या किया कि इस तरह के एजेस डिटेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल इमेज नज़र आपको नज़र आ रहा है, लिप्लाशियन बना हुआ है, जो कि हम लोगों ने ऊपर जो वर्किंग की है वो सारा लिप्लाशियन ही है, क्योंकि लिप्लाशियन सेकंड डेरिवेटिव भी होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी होता है, सोगल भी ऐसे ही काम करता है। अच्छा, अब जैसे कि आप लोगों को सेकंड इमेज नज़र आ रहा होगा, हमारे पास इस तरह का इमेज है, हम क्या करते हैं कि इस इमेज को ओरिजिनल इमेज में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास फ़िल्टर बन जाता है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, स्मूथिंग इफेक्ट होगा, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमारे पास अलग इमेज है, ये एक अलग इमेज है, जो कि अब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक लैप्लाशियन फ़िल्टर बन जाता है, जो कि स्मूथिंग इफेक्ट शो करता है। इन द सेम वे जैसे कि अगर आप लोगों को ये नीचे बोल्ड नज़र आ रहा है सबसे लास्ट में, तो ये वही चीज़ है, जैसे कि अब हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव जो लिया था, सपोज सेकंड डेरिवेटिव हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर -74 आया था, तो हम लोगों ने ओरिजिनल वैल्यू में से जो सेंट्रल वैल्यू थी, ठीक है, कोई और नहीं, सेंट्रल वैल्यू जो होगी ये याद रखना, जो ओरिजिनल सेंट्रल वैल्यू थी उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड डेरिवेटिव को, जो आंसर हमारे पास आया वो हमारे पास उसका फ़िल्टर बन के आ गया। तो ये तो हमारे पास ये लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ताकि मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ और इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू कर लूँ। ओके, सो जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस कर लिए थे और तकरीबन ख़त्म हो गए थे, तो अब हम क्या करते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है एज डिटेक्शन के हवाले से, जो कि बहुत सारे फ़िल्टर्स में यूज़ होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा कि व्हाट द हैक इज़ एज, है ना, एज है क्या चीज़। अच्छा, एक्चुअली एज हमारे पास कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है बड़ी, सिंपल ये है कि इंटेंसिटी लेवल डिफरेंस होता है, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास अब्रप्ट चेंज आ जाए इमेज के फ्रिक्वेंसीज़ के अंदर, अचानक ही इंटेंसिटी लेवल बढ़ जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि एज कहते हैं। क्योंकि इमेज के अंदर अब हमारे पास अगर पिक्सल के अंदर कोई चीज़ है तो उसको हम क्या कहेंगे कि एज, हम कॉर्नर को कहेंगे नहीं, जबकि कॉर्नर नहीं होता, हमारे पास वो पिक्सल, उन दो पिक्सल के दरमियान डिफरेंस जो अचानक ही आ जाए, मतलब एब्रप्ट चेंजिंग आ जाए कलर या वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है, पिक्सल की वैल्यूज़ के अंदर, उसको हम एज कहते हैं। अच्छा, अब एज डिटेक्शन होती कैसे है, ठीक है, हम एज डिटेक्शन जो सिंपल एक हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो डिसकंटिन्यूटी एक पिक्सल के अंदर होती है, जैसे कि सपोज़ अगर आप लोगों को ये कलर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये टॉप पे, अब ये जो कलर है, अब इसके अंदर एक कंटिन्यूटी होगी, इस कलर की वैल्यू तकरीबन सेम होगी, जबकि ये कलर जब
जो हमारा कर्सर होगा वो जब यहाँ से मूव करता 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 जैसे ही इस कलर में एंटर होगा वो अचानक समझ जाएगा कि यार यहाँ पर वैल्यू कुछ और थी, अचानक चेंज हो गई, वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई, जो भी हुई है, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूटी इसमें आ गई, तो ये क्या करेगा, इसको एज ए एज कंसिडर करेगा, ठीक है। कि मीन्स के हम क्या करते हैं कि सिर्फ डिसकंटिन्यूटी को लोकेट करते हैं, कि इसको हम सिंपल नाम देते हैं कि हमारे पास एज डिटेक्शन हो गई, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये इसी को जूम किया हुआ है इस पोर्शन को, ठीक हो गया। तो ये देखें आप लोगों को अचानक ही एक अब्रप्ट चेंज आई हुई है, तो जिसकी वजह से अब बल्कि आप वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं सॉरी, आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल आप इन वैल्यूज़ को भी देख सकते हैं। जैसे कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये अचानक ही देखें 255 255 255 अचानक ही चेंज हो के कम हो गई, ठीक है। यहाँ से देखें 49 के ऊपर ये देखें, तो ये वैल्यूज़ हैं जो कि अचानक ही चेंज हो के जी आती गई इस तरह से। अच्छा, अब एज बनते क्यों हैं, मतलब कैसे बनते हैं, किस वजह से बनते हैं, ठीक है। हमारे पास एज जो बनते हैं वो दो चीज़ों की वजह से, दो वजूहत इसके हैं बनने की। एक हमारे पास ज्योमेट्रिक इवेंट्स की वजह से और दूसरा हमारे पास नॉन ज्योमेट्रिक इवेंट्स की वजह से। अब ज्योमेट्रिक कौन से होते हैं, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप की जो शेडो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ जाए, ठीक है, जिसके अंदर कलर की वजह से मतलब इंटेंसिटी या चेंज हो जाए, अचानक कलर इंटेंसिटी में डिफरेंस आ जाए, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी आ जाए कलर्स के अंदर, तो उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक इवेंट्स, ठीक है। दूसरा नॉन ज्योमेट्रिक, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से या इल्यूमिनेशंस हो गई या फिर शेडोज़ हो गए, इसमें जो आ जाती हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि इसकी वजह से भी एज डिटेक्शन हो जाती हैं, एजेस बन जाते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि हम टेक्स्ट डिटेक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या हम किसी भी सपोज़ एक्सरे के अंदर यूज़ करते हैं, मेडिकल फील्ड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ट्रैफिक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या रोड मैपिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या वीडियो सर्वेलेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है, ठीक हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सैटेलाइट के थ्रू जैसे कि इमेजेस बनाते हैं, उसके अंदर उसकी वजह से हम रोड डिटेक्ट करना हो या कोई भी चीज़ डिटेक्ट करनी हो, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना हो, ठीक हो गया, या फिर एक्सरे मेडिकल्स के अंदर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं टेक्स्ट डिटेक्शन के अंदर और ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर और वीडियो सर्वेलेंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एज हमारे पास होते हैं कितने टाइप के, एज हमारे पास एक्चुअली 4 टाइप्स के होते हैं या 5 टाइप्स के तकरीबन इतने होते हैं। जैसे हमारे पास स्टेप एज है, रैंप है, रिजिड है और रूफ एज है, हाँ 4 ही है तकरीबन। अब स्टेप एज क्या होता है, एक्चुअली जो इमेज की इंटेंसिटी के अंदर एब्रप्टली चेंज आ जाए, मतलब कि फ़ौरन अचानक ही, मतलब सपोज 111 जा रही थी, अचानक ही 100 हो गई वैल्यूज़, ठीक है, इंटेंसिटी लेवल चेंज हो गया, तो ये स्टेप एज इसको हम कहते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास जो रैंप होता है ये एक्चुअली स्टेप एज ही है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज़ के अंदर चेंजिंग आती है वो एब्रप्ट चेंज नहीं आती, हालांकि चेंजिंग होती है। जैसे कि सपोज़ हर जगह 1 था, वो अचानक ही चेंज होते होते 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया। तो इस तरह की जो चेंजिंग होती है, मतलब जो एक स्लाइड टाइप बना लेते हैं, उसको कहते हैं रैंप एज कहते हैं। इस तरह से रिजिड है, रिजिड भी बिल्कुल ऐसे ही कि एब्रप्टली चेंज हो जाए और वापस ही फिर अचानक अपनी पोजीशन पर आ जाए। सपोज जैसे कि 1 था, अचानक ही 150 हो गया, फिर दोबारा 1 पे इसकी वैल्यूज़ आ गई इंटेंसिटी, तो उसको हम कहते हैं रिजिड। जो रूफ है ये भी तकरीबन रिजिड ही है, लेकिन इसके अंदर एब्रप्टली चेंज नहीं आता, जैसे कि मैंने रैंप के अंदर बताया था, बिल्कुल ये वैसे ही है, ठीक है, कि स्लोली चेंज होता है और फिर एज पे पहुंच जाता है, फिर दोबारा डिक्रीज़ होनी शुरू होती है और अपनी ओरिजिनल वैल्यूज़ की तरफ आ जाता है। इसको हम रूफ एज कहते हैं। अच्छा, अब एज डिटेक्शन हम करते कैसे हैं, क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। एज डिटेक्शन के लिए एक्चुअली हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सबसे पहले जब इमेज के अंदर करते हैं, हम उस इमेज को स्मूथ करते हैं। क्यों स्मूथ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर नॉइज़ होती है या और तरह की चीज़ें, जैसे कि ठीक है, तो उसमें से उस नॉइज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं। एक्चुअली नॉइज़ को रिमूव करने के लिए एक और स्टेप भी यहाँ पर यूज़ होता है, लेकिन फ़िलहाल हम स्मूथ करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस इमेज को इन्हांस कर देते हैं ताकि हर एक चीज़ शार्प हो जाए। उसके बाद हम उसके अंदर थ्रेश होल्डिंग करते हैं, ताकि अब थ्रेश होल्डिंग क्यों करते हैं थ्रेश होल्डिंग इसलिए करते हैं ताकि हम एज को उस नॉइज़ में से डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक हो गया। क्योंकि अब ये तो हमें ह्यूमन है, हमें पता चल जाता है कि यार ये इमेज यहाँ पर अलग शेप है, यहाँ पर अलग शेप है, हम उसको एज कह देते हैं, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता, क्योंकि वो जब देखेगा सपोज़ एक कांस्टेंट वैल्यूज जा रहे थे और अचानक ही वो नॉइज़ थी जिसका कलर सपोज़ 255 था, ठीक है, अब उस नॉइज़ की वजह से अचानक वो कहेगा यार ये तो एज है, ठीक है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करें, थ्रेशोल्ड वैल्यू यूज़ करते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लोकलाइजेशन है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एज के अंदर हम थिनिंग करते हैं और लिंकिंग करते हैं। मीन्स के थिनिंग का मतलब है हमारे पास एज जो होगा 1 पिक्सल का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और लिंकिंग हम क्या करते हैं कि हम एक एज को दूसरे से जहाँ पर ब्रेकअप आया तो उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एक्चुअली हमारे पास एक डेरिवेटिव होता है, सॉरी ग्रेडियंट हमारे पास एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, और अच्छा उसके बाद हमारे पास सोबल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं एज डिटेक्शन के लिए, जिसकी जैसे कि आप लोगों को ये फ़िल्टर नज़र आ रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग अगर नोट कर लें, जैसे कि -2 और +2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब -2 +2 क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस बना रहे हैं, ताकि जिसकी वजह से हम एज को डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। जिसकी वजह से हम मतलब एज को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफ़ाइन कर सकें। तो ये बहुत ही मतलब मेजर सा डिफरेंस इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है इसी के लिए। अच्छा, ये इसका कुछ कोड है, खैर हमने इसको कोई नहीं है। जैसे कि ये देखें, आपको सोबल फ़िल्टर नज़र आ रहा होगा, उसका इफेक्ट भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसी तरह का प्रीविट है। प्रीविट बिल्कुल सोबल की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ उन्होंने डिफरेंस इतना खास नहीं रखा, छोटा सा डिफरेंस रखा है। और ये भी एच डिटेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर देखें जनरल एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग इस इमेज को कन्वर्ट कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसी इमेज के जब हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। और ये नीचे आपको नज़र आ रहा है थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू ये है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि नॉइज़ को रिमूव करके मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये नॉइज़ है और ये हमारे पास एज है। अच्छा, अब प्रैक्टिकल इश्यूज़ क्या होते हैं, जैसे कि अब हम सपोज़ एज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, एज डिटेक्शन पे हम क्या कर देते हैं कि अननेसेसरी डाटा को हम रिमूव कर देते हैं। हाँ, अब अननेसेसरी डाटा को रिमूव करते हैं हमसे ये गलती हो जाती है कभी कभार कि हम उसमें से जो हमारे रिक्वायर्ड का डाटा होता है वो भी रिमूव हो जाता है, ठीक है। उसको भी हम क्या कर सकते हैं कि एक इशू है हमारे पास, तो इसको भी हम बड़ा हमेशा फेस करते हैं डिटेक्शन के वक्त। अच्छा, ये हमारे पास थिनिंग है और लिंकिंग है। आपको फर्स्ट इमेज में नज़र आ रहा होगा कि इमेज की जो एज है वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन सेकंड में क्या कि लिंकिंग की हुई है और उसका साइज़ भी 1 पिक्सल रख दिया है। और ये तो था हमारे पास एज डिटेक्शन के हवाले से। और चलते हैं नेक्स्ट। ओके, सो हमारा लास्ट लेक्चर है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, जो कि एग्ज़ाम में इसमें से इतना कुछ खास आएगा नहीं, डेफिनेशन वगैरह हम लोग इसमें से देख लेते हैं। अच्छा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर एक्चुअली एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन की थी। उन्होंने कहा था कि आप दुनिया की भी किसी भी वेव को, ठीक है, किसी भी फ्रिक्वेंसी लेवल को कॉज एंड साइन फ्रिक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड कि एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन था जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्पेशल डोमेन को फ्रिक्वेंसी डोमेन में या फ्रिक्वेंसी डोमेन को स्पेशल डोमेन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स के टाइम डोमेन को फ्रिक्वेंसी डोमेन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग अच्छा, तो अब अगर हम इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि अब फ्रिक्वेंसी डोमेन है जिसके अंदर बहुत कम्प्लेक्सिटीज़ कभी कभी हमें फेस करनी होती हैं, तो हम उस फ्रिक्वेंसी को, या जैसे कि स्पेशल डोमेन है जो बहुत ही कम्प्लेक्स डोमेन है, ठीक है, तो इसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, उसको हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास साइन और कोसाइन दो फंक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पहले से पता होती है, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब नीचे जो थर्ड पॉइंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इट शोज दैट एनी वेव कैन बी री रिटन एज द विड्थ सम ऑफ साइनसॉइडल फंक्शन, जो मर्जी कह दो। अच्छा, साइनसॉइडल फंक्शन हमारे पास जो ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं कि साइन फंक्शन अवेलेबल हो, ठीक है, जिसको हम साइन कह सकते हैं, तो हमारे पास साइनसॉइडल फंक्शन कहते हैं। मीन्स कि हम क्या करते हैं कि हम किसी भी वेव को रीराइट कर दें इन द फॉर्म ऑफ साइन वैल्यूज़, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, जैसे कि हमारे पास स्पेशल टू फ्रिक्वेंसी डोमेन है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और साइड में आप लोगों को ब्लू कलर में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि जैसे कि फर्स्ट इमेज ए है, बी है, सी है, डी है, और साथ में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लिखें। जैसे कि फर्स्ट जो ये वाला ग्राफ है हमारे पास डिस्क्रीट फंक्शन बना हुआ है किसी भी इमेज का विद नॉन ज़ीरोज़, ठीक है, और इन द सेम वे नॉन ज़ीरो मीन्स कि अरे यार पता नहीं मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा। नॉन ज़ीरो मीन्स जिसमें हमारे पास ज़ीरो वैल्यूज़ नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है जो एरिया कवर किया हुआ है। सेकंड में उसका क्या किया, फोरियर एक ट्रांसफॉर्म दिखाया हुआ है, स्पेक्ट्रम जो दिखाया हुआ है, एक ग्राफ दिखाया हुआ है, इस तरह से उस इमेज को डबल कर दिया सी में आके, और उसमें फिर जब फोरियर स्पेक्ट्रम दिखाया तो उसका वो भी डबल दिखाया हुआ है।
फ्रीक्वेंसी शेप में, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में 2 टेक्निक होती हैं, फॉरवर्ड फोरियर होता है और फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होती है और बैकवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। फॉरवर्ड हमारे पास ये होती है जो हम स्पेशल डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, और बैकवर्ड जो कि इसका इन्वर्स होता है, और जो कि हम क्या कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन को स्पेशल डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, ये तो था हमारे पास फोरियर का, जो कि इसके अलावा हम लोगों ने और कुछ नहीं यूज़ करना। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ है इसमें, जो इमेज प्रोसेसिंग में फोरियर का क्या रोल है, ठीक है। एक्चुअली इसकी एप्लीकेशन जो यूज़ होती हैं, जैसे कि इमेज एनालिसिस में यूज़ होती हैं, इमेज रिकन्स्ट्रक्शन में, इमेज कंप्रेशन में, या इमेज फ़िल्टरिंग में, ठीक है। मीन्स के इमेज को एनालाइज करना, एनालाइज क्या होते हैं कि उसमें से ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसमें से इमेज फ़िल्टरिंग का इम्प्लीमेंट करना, कोई फ़िल्टर फोरियर को लगा के उसमें से इमेज के अंदर हम काफ़ी नॉइज़ वगैरह रिमूव कर सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन करना, या उसके अंदर कंप्रेशन वगैरह के अंदर हम यूज़ करते हैं।